Yeah, sharing with you whiteboard, and in today's class we will cover some important points or topics. Today we will take एक छोटा सा एज है जिसका नाम है क्या है, कैरोलिन एज। CAROLINE, कैरोलिन एज। It covers the period from 1625 to 1649, 1625 to 1649. It's what? It's the Caroline age. It covers the period from 1625 to 1649. And remember that when we talk about Caroline age, you will come to know this Caroline age. इस एज में जो किंग है, चार्ल्स फर्स्ट वाज द किंग। चार्ल्स फर्स्ट वाज द किंग। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस एज में वी फाइंड सिविल वॉर। सिविल वॉर स्टार्टेड इन 1642। तो एक तो चार्ल्स फर्स्ट इस एज के राजा थे, दूसरा चीज की सिविल वॉर इस एज में स्टार्ट होता है, और एक कब तक चलता है, 1642 से शुरू होता है। सिविल वॉर स्टार्टेड इन 1642। किसके किसके बीच में? गृह युद्ध हुआ था बिटवीन किंग एंड पार्लियामेंट। बिटवीन किंग एंड पार्लियामेंट। थर्ड, theater was banned in 1642। थिएटर को 1642 ईस्वी में बैन किया गया था। 1642 ईस्वी की एक घटना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि थिएटर वाज बर्न इन 1642। मैं यही थिएटर से रिलेटेड एक और क्वेश्चन लिख दे रहा हूं जब थिएटर की बात हो रही है। थिएटर वाज रीओपेंड इन 1660। ये दोनों क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। थिएटर को 1642 में बैन किया गया, थिएटर को रीओपन किया गया, और कब रीओपन किया जाता है? 1660 में रीओपन किया जाता है। तो दीज आर द टू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की थिएटर वाज बैंड। नहीं, 1659 में सवाल ही नहीं उठता। जब चार्ल्स सेकेंड का वापसी होती है फ्रांस से इंग्लैंड को, तो वह जो डेट होती है 1660 की है। जब 1660 में उनको गद्दी मिल गई थी, तभी थिएटर को रीओपन किया जाता। तो थिएटर वाज रीओपन इन 1660। थिएटर वाज बैंड इन 1642। क्वेश्चन नंबर 5। Press was censorship. Press was censorship in 1643। प्रेस पे 1643 ईस्वी में बैन लगाया गया था।
थिएटर पे 1642 ईस्वी में बैन लगाया गया था। और प्रेस की सेंसरशिप, सेंसरशिप का मतलब होता है ना, जैसे अपने यहाँ सेंसर बोर्ड होता है, तो जो चीज क्या करता है आपत्तिजनक होती है उस पर कैंची चलाता है, मतलब उसका कहीं ना कहीं वो करना। तो इन द सेम वे वहां पर भी कि किससे क्या लिखना है क्या नहीं है, इसको लेकर के प्रेस पे, उसके लिए वर्ड है सेंसरशिप। अगेंस्ट इट, अगेंस्ट इट का मतलब कि सेंसरशिप, अगेंस्ट द सेंसरशिप ऑफ प्रेस, अगेंस्ट इट जॉन मिल्टन रोट अ बुक नेम्ड एरियोपैजिटिका। 1644, ये कई बार पूछा जा चुका है। अगेंस्ट इट जॉन मिल्टन रोट अ बुक नेम्ड एरियोपैजिटिका। जॉन मिल्टन रोट अ बुक नेम्ड एरियोपैजिटिका, और ये दोनों चीज पूछी जा चुकी है। जॉन मिल्टन ने कौन सी किताब लिखी और वह किताब कब पब्लिश होती है। तो जॉन मिल्टन ने जो किताब लिखी उसका क्या नाम है, एरियोपैजिटिका है, और यह किताब कब पब्लिश होती है, 1644 ईस्वी में पब्लिश होती है। अगेंस्ट इट जॉन मिल्टन रोट अ बुक नेम्ड एरियोपैजिटिका एंड दिस बुक केम इन 1644, 1644 ईस्वी। Let me know if you have done it. Okay. Now the seventh point, चार्ल्स फर्स्ट। चार्ल्स फर्स्ट जो इस समय के राजा थे, चार्ल्स फर्स्ट वॉज assassinated, ASSINATED, Charles first was assassinated in 1649। चार्ल्स फर्स्ट को 1649 ईस्वी में हत्या कर दी जाती है। जब किसी बड़े आदमी की हत्या की जाती है तो उसके लिए जो वर्ड यूज किया जाता है एसाजिनेशन या एसाजिनेटेड। इसी तरह से एक एक आयरोनिकल वे में या सैटिरिकल वे में एक्सप्लेन किया गया था कि जब किंग डंकन ने का मर्डर जो है किसने किया था, मैकबेथ ने, तब उसमें यह कहा गया कि एसाजिनेटेड, वहां पर भी तब एक क्रिटिक ने उसको एक्सप्लेन किया कि ASS माने गधा, एक गधे के मरने के बाद दूसरा गधा बैठ गया, ASS मतलब एसाजिनेटेड का मतलब तो एक वर्ड है, वर्ब है वो, किसी का कत्ल करना। बट इट वॉज एक्सप्लेन दैट कि वन डंकी मर्डर अनदर एंड देन गॉट द सीट, एस प्लस एस करके उसको उन्होंने वो किया हुआ था। So that's not here, but here remember that कि Charles first was assassinated in 1649, यह एक चीज रहा है। जब चार्ल्स फर्स्ट की हत्या की जाती है तो चार्ल्स सेकंड जो थे वो क्या करते हैं, इंग्लैंड छोड़ करके फ्रांस चले जाते हैं। चार्ल्स चार्ल्स सेकंड लेफ्ट इंग्लैंड एंड गॉट शेल्टर इन फ्रांस। ये कब की होती है, 1649 ईस्वी में। तो यू विल कम टू नो, अब यहाँ पे डेट लिखवाने की जरूरत नहीं है। जैसे ही चार्ल्स फर्स्ट की हत्या होती है, चार्ल्स सेकेंड जो है वो क्या करते हैं, इंग्लैंड छोड़ के चले जाते हैं। कहाँ जाते हैं, फ्रांस जाते हैं। पॉइंट नंबर 9, ही का मतलब चार्ल्स सेकेंड, यहां मैं लिख दे रहा हूं, ही का मतलब CHARLES, ही मीन्स चार्ल्स सेकेंड केम बैक
फ्रॉम फ्रांस टू इंग्लैंड इन 1660। चार्ल्स सेकेंड जो है फ्रांस से 1660 ईस्वी में वापस आते हैं, और जब वो 1660 ईस्वी में वापस आते हैं तो उस घटना को किस रूप में याद किया जाता है? रेस्टोरेशन एज के रूप में। चार्ल्स सेकेंड केम बैक फ्रॉम फ्रांस टू इंग्लैंड इन 1660 एंड दिस पार्टिकुलर डेट इज रिमेंबर, हाउ दिस पार्टिकुलर डेट इज रिमेंबर एज रेस्टोरेशन एज। री माने पुनः, स्टोर माने बैठाना। एक ऐसा एज जब दोबारा राजा अपनी गद्दी को प्राप्त करता है उसको क्या कहा जाता है? रेस्टोरेशन एज। मैं फिर यहां से बताना चाहता हूं, चार्ल्स फर्स्ट की हत्या 1649 में होती है। चार्ल्स फर्स्ट की हत्या के बाद चार्ल्स सेकेंड 1649 में चले जाते हैं। कहाँ पे? फ्रांस में। वहां कब तक रहते हैं? 1660 तक। 11 साल वो रहते हैं। 11 साल के बाद उनकी वापसी होती है, और जब उनकी वापसी होती है 11 साल के बाद तो वो डेट क्या है? 1660 है, जिसको हम रेस्टोरेशन एज के नाम से जानते हैं। लेकिन ये जो 11 साल था यह बहुत अहम रहा है। इस 11 साल में इंग्लैंड में जो आदमी रूल करता है उसका नाम था ओलिवर क्रॉमवेल। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, 10th पॉइंट, ओलिवर क्रॉमवेल। ओलिवर क्रॉमवेल ruled over England from 1649 to 1658। जो ओलिवर क्रामवेल है, यह ओलिवर क्रामवेल जब चार्ल्स फर्स्ट की हत्या इंग्लैंड की जनता कर देती है तब वो वहां पे रूल करते हैं, और 1649 से लेकर 1658 तक रूल करते हैं। क्योंकि 1658 में ओलिवर क्रामवेल की मौत हो जाती है, नेचुरल डेथ होती है। जब इनकी मौत हो जाती है तो इनके ही फैमिली से जो है रिचर्ड, आई विल यूज द नेक्स्ट स्लाइड ताकि दिक्कत। 1658 के बाद रिचर्ड क्रामवेल, दैट वाज द 10th 11th स्लाइड, 11th पॉइंट, रिचर्ड क्रामवेल। रिचर्ड क्रॉमवेल, रिचर्ड क्रामवेल आते हैं, और रिचर्ड क्रामवेल रूल्ड ओवर इंग्लैंड फ्रॉम 1658 टू 1660। अब 1660 का मतलब ये नहीं कि पूरा 1660 तक हो सकता है, एक महीना, 2 महीना, 4 महीना, जो भी रूल किए हो, तो इस तरह से रहा था। तो ये जो टाइम रहा है 1658 से लेकर 1660, यह किसका समय था? रिचर्ड क्रामवेल का। और 1649 से लेकर 1658 तक का समय किसका था? ओलिवर क्रामवेल का। तो इस एज में आप देखेंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आ रहा है वो क्या आ रहा है? डेट को लेकर के बहुत ज्यादा आ रहा है। उस डेट को हमें समझना चाहिए। और ये जो 1649 से लेकर 1660 तक का जो पीरियड है, इस पीरियड को कॉमनवेल्थ पीरियड के नाम से जाना जाता है। यूजिंग द नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट पॉइंट स्लाइड, राइटिंग द नेक्स्ट पॉइंट, कॉमनवेल्थ पीरियड, COMMON, कॉमनवेल्थ पीरियड 1649 से 1649 से लेकर के 1660 ईस्वी तक का जो ये पीरियड है, इस पीरियड को हम किसके नाम से जानते हैं? कॉमन वेल्थ पीरियड। कॉमन वेल्थ पीरियड, we know it, how we know it as commonwealth period? I think you got it now। इसके अलावा इस एज के जो सबसे बड़े पोएट थे, जिसको आप लीडिंग पोएट्स कह सकते हैं, जॉन मिल्टन was the leading poet of this age।
जॉन मिल्टन को आप किसके नाम से, जॉन मिल्टन वाज द लीडिंग पोएट ऑफ दिस एज, यह एक बड़ा चीज है। नाउ आई विल टेक ओनली 2 मिनट, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ कि देर भी हो रही होगी। ओनली 2 मिनट। 14 स्लाइड। आपको एक समझना है कि इसी समय में एक ग्रुप ऑफ पोएट्स आता है जिसको हम कैवालियर पोएट्स कहते हैं। क्या नाम देते हैं? द कैवालियर पोएट्स। ये जो द कैवालियर पोएट्स रहा है, यह एक ग्रुप ऑफ पोएट्स था, और यह जो ग्रुप ऑफ पोएट्स था, द कैवालियर ग्रुप ऑफ पोएट्स, अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पोएट्स, इसमें जो जो लोग थे, सबसे पहले उनका नाम ध्यान में रखना है। इट इंक्लूड्स रॉबर्ट हेरिक, कामा लवलेस, सकलिंग, कामा थॉमस केरी। इसी एज में जो स्कूल ऑफ पोएट्स आया हुआ है, यह स्कूल ऑफ पोएट्स किसके नाम से जाना जाता है? द कैवालियर पोएट्स के नाम से। इट इंक्लूडेड, क्या क्या इंक्लूड करते हैं पोएट्स को? रॉबर्ट हेरिक आते हैं, लवलेस आते हैं, सकलिंग आते हैं, थॉमस केरू आते हैं। इन चार को आपको ध्यान में रखना। और इसके अलावा इसी में जो पॉइंट नंबर 2 बनेगा, वो पॉइंट नंबर जो 2 है, थॉमस केरी को क्या कहा जाता है? थॉमस केरी में बी कॉल्ड द इन्वेंटर ऑफ कैवालियर लव पोइट्री। थॉमस केरी में बी कॉल्ड द इन्वेंटर ऑफ थॉमस केरी में बी कॉल्ड द इन्वेंटर ऑफ कैवालियर लव पोइट्री। कैवालियर लव पोइट्री। दूसरा चीज की, इन लोगों ने अपने आप को सन ऑफ बेन कहा है। दे कॉल देम से, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए, ये सब क्वेश्चन यूजीसी नेट का भी है। दे कॉल देमसेल्फ सन ऑफ बेन। सन ऑफ बेन। दे कॉल देमसेल्फ सन ऑफ बेन। दिस इज अनदर पॉइंट, दे कॉल्ड देमसेल्फ सन ऑफ बेन। दे कॉल देमसेल्फ सन ऑफ बेन। दिस इज अनदर पॉइंट। थॉमस केरी को क्या कहा जा सकता है? मे बी कॉल्ड द इन्वेंटर ऑफ कैवालियर लव पोइट्री। कौन कौन से लोग रहे? द कैवालियर पोएट्स, ये जो स्कूल ऑफ पोएट्स है, किस एज में आता है? कैरोलिन एज में आता है। यह जो कैरोलिन एज में आता है, इसमें कौन कौन लोग हैं? रॉबर्ट हेरिक है, लवलेस है, सकलिंग है, थॉमस केरी है। थॉमस केरी को क्या कहा जा सकता है? कैवालियर लव पोइट्री का इन्वेंटर कहा जा सकता है। उन्होंने अपने आप को सन ऑफ बेन कहा है। इन्होंने जो लिखा है, दे रोट अगेंस्ट, स्पेशली अगेंस्ट स्पेंसरियन एंड एलिजाबेथन पोइट्री। दे रोट अगेंस्ट, they wrote against Spencerian and Elizabethan poetry। इसके अलावा आप और देखेंगे कि इन्होंने जो सब्जेक्ट मैटर लिया, जो भी शार्ट लिरिक्स इन्होंने लिखा,
वर्ड उसमें ट्रिवियल सब्जेक्ट मैटर है, लाइसेंसियसनेस है, गे है, लाइटर वेन है, इस तरह का सब्जेक्ट मैटर इन्होंने लिया हुआ है। और इनकी जो पोयम है उसमें सीज दे कार्प डीम का कॉन्सेप्ट है। तो नाउ द फोर्थ पॉइंट, in their poetry there is the concept of carp diem, carp diem, diem, seize the day। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ। seize the day, carp diem, seize the day। कार्प डीम सीज द डे का मतलब ये होता है कि ये कहते हैं कि जो हमारी युवा अवस्था है या जो युवा अवस्था के दिन है ये बहुत तेजी के साथ गुजर रहे हैं, वे अपनी लवर या बिलव्ड को रिक्वेस्ट करते हैं कि गिव योर ब्यूटीफुल कंपनी बिकॉज डेज आर passing very fast and whatever the time we have to enjoy it। तो seize the day का मतलब कि हमें दिन को कैप्चर करना है, कैप्चर करने का मतलब कि उसको इंजॉय करना है। कार्प डीम एक कॉन्सेप्ट, अगर कभी भी क्वेश्चन आता है कार्प डीम क्या है, ये सीज द डे है, या किसकी पोइट्री में नजर आता है, कैवालियर पोइट्री में नजर आता है। नेक्स्ट जो लास्ट स्लाइड पॉइंट है, इन्होंने इनकी पोइट्री में जो सब्जेक्ट मैटर है वो क्या है, गे है सब्जेक्ट मैटर, मतलब एक तरह से खुशियों से भरा हुआ ज्यादातर, लाइसेंसियसनेस है, TIOUSNESS, ट्रिवियल है, लाइटर वेन, लाइटर वेन। मैं फिर से बता दूं, उनका जो सब्जेक्ट है उसमें गे ज्यादा मतलब खुशियों की बात करते हैं, लस्ट है, पैशन है, फिजिकल रिलेशनशिप बिलव्ड के साथ लेकर के बात करते हैं, लाइसेंसियसनेस है, उसमें ट्रिवियल सब्जेक्ट मैटर है, लाइटर वेन में। ऐसा नहीं कि कोई बहुत इमोशनल एस्पेक्ट लेकर के कोई एलजी हो या कोई ओड हो या कोई बहुत समथिंग की ऐसा चीज सेलिब्रेट करने जा रहे हो दैट इज गोइंग टू इन्फ्लुएंस द ह्यूमन रेस या ह्यूमन बीइंग्स रेस, नो नॉट एट। So in this way, today you have done what? Today you have done Caroline Age एंड आल्सो पूरा उसका जो क्रोनोलॉजी रहा है और उस स्कूल का जो एक पोयट्स आया है द कैवालियर पोयट्स, वो आपने किया है। आपको याद रखना है कि जितना स्कूल आप कर रहे हैं, कैवालियर पोयट्स आपने कर लिया, मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोयट्स आपने कर लिया, एलिजाबेथन स्कूल ऑफ पोइट्री आपने कर लिया। एलिजाबेथन स्कूल ऑफ पोइट्री का नाम जब भी आएगा, सर फिलिप सिडनी, एडमंड डिस्पेंसर, सर थॉमस यार्ड, हेनरी हार्ड अल्लाह सर, जिसमें सोनेट है, एलिजी है, लिरिक है और लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स मीन्स फेरी क्वीन वगैरह का एग्जांपल आप देखते हैं जहाँ पे बात की। तो नाउ आई थिंक आई हैव टू जस्ट कंक्लूड दिस सेशन एंड कल आप इतना पहले कर लीजिएगा, हम कल इसको जरूर सुनेंगे जो अभी बात बताई गई है, इतना कवर कर या। Actually, when you talk about why they called themselves son of Ben, they were much influenced by Ben Jonson, and the poems, some poems that was written by Ben Jonson, या especially the subject matter of his comedy, you will come to know कि उन्होंने उनको ही अपना वो माना, क्योंकि उनके जमाने में बेन जॉनसन से बड़ा कोई और नहीं था। और दूसरा सबसे बड़ा चीज कि जो बेन जॉनसन है, बेन जॉनसन का जो लिटरेरी वर्क था उससे वे काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस है। दिस इज वाई दे कॉल देमसेल्व्स सन ऑफ बेन। ठीक है, वी विल मीट टुमारो सेम टाइम।